आप सभी का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो लेक्चर पर। ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने आज जो है वो पॉलिटी का लेक्चर है, तो लास्ट दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पूरा मेंस का सब कुछ डिस्कस कर लिया था। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस में, प्रीलिम्स में, तो आशा करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे वो। ठीक है। और ये पूरा फ्री कोर्स है जो आप ही लोगों के लिए है। इसका ठीक से यूटिलाइज कीजिएगा और ध्यान ठीक से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर आप जरूर क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी देख रहे हैं, 8-10 जन जो भी है, ठीक है, वो सब क्वालिफाई करें। ठीक है, क्वालिफ़ाई करने से एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ, कुछ मेहनत रंग ला रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आते हैं अभी, ठीक है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, देखिए 1909 में क्या हुआ, इलेक्शन थोड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है? और लेकिन तभी क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस है और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, कहीं पर भी प्रोविंसेस और सेंट्रल लेजिस्लेचर कहीं पर भी अ, ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं थी, है ना? ऑफिशियल मेजॉरिटी, सॉरी, ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं थी। हर जगह ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। तो अभी क्या, और कोई ठोस पावर इंडियंस के हाथों में नहीं दी गई थी 1909 में। हाँ, सीट्स को इंक्रीज़ किया गया था और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया था। लेकिन तभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो माइनॉरिटी में थे और ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है? और कोई पावर नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा कि थोड़ा-सा और पावर इंडियंस के हाथ में दिया जाएगा। ठीक है? तो देखते हैं वो कैसे हुआ। ओके? सो पहले बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। ठीक है? तो बैकग्राउंड क्या है? देखिए इंडिया में तब क्या चल रहा था? हालाँकि जो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, तो उनको शायद नहीं पता होगा। लेकिन देखिए इंडिया में उस समय जो लोग एकदम नए हैं, ठीक है? तो उनके लिए एक बार मैं रिवाइज़ करा दूँ, मतलब उनके लिए एक बार बोल दूँ, और जो लोग पुराने हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा रिविज़न है। ठीक है? तो देखिए तिलक जी जब छूट के आए, अ, 1915, 16, उस समय, तो उसके बाद इंडिया में होम रूल मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ। ठीक है? तो होम रूल मूवमेंट जो था, जो ये होम रूल मूवमेंट था, इसका जो मेन डिमांड है, वो क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है? सेल्फ गवर्नमेंट, कि हमें खुद को गवर्न करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, परमिशन दिया जाए। ठीक है? लेकिन आपको पता ही है, उतना आसानी से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था, तो इसीलिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉन्टैक, ठीक है? मॉन्टैक, एडविन मॉन्टैक, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का वादा किया, और जिसमें प्रोविंसेस में एक डायरकी क्रिएट किया कि कुछ सब्जेक्ट्स में आप लोग चलिए गवर्न कर लीजिए। ये हुआ। तो थोड़ा-सा पावर इंडियंस के हाथ में दिया गया, और ये भी कहा गया कि हम लोग ग्रेजुअली इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये उनका अभी गवर्नमेंट का टारगेट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है? देखिए, पिछले दिन मैंने क्या लिखा था 1909 और 1919 में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 1909 में कहा गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडियंस के लिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम नहीं है। ठीक है? और 1919 में क्या कहा गया है कि सेल्फ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये इंडियंस को देना, ये ब्रिटिश सरकार की एम है, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा। ऐसा नहीं है कि रातों-रात कुछ हो जाएगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। ओके, तो समझ में आया कि बैकग्राउंड क्या है? होम रूल मूवमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स इन इंडिया, ठीक है? जो कि एक मास मूवमेंट था, और इसके कारण इस इसके कारण क्या हुआ? एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो बन रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बन रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, या सेल ओवरथ्रो तो तभी नहीं था, तभी हमारा भी डिमांड ओवरथ्रो का नहीं था, ठीक है? ओवरथ्रो का बहुत बाद में आया। तभी हमारा डिमांड क्या था? होम रूल, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? हमें गवर्न करने को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ,
ठीक है, तो प्रोविंसेस में यहाँ पर डायर किया है, तो एक बार लिख लेते हैं बैकग्राउंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ई नहीं है, ई नहीं है, मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टैग कौन थे? देखिए, मॉन्टैग जो थे, जो पहले वाला नाम है, ऑब्वियसली वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो मॉन्टैग जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और चेल्मसफोर्ड जो है वो कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मॉन्टैग कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और चेल्मसफोर्ड कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, सो लिख लेते हैं फिर। सो मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स was a key law passed by the British Parliament to meet the rising demands for self government or self government या self rule, ठीक है, self government या self rule in India, okay। For the first time, the British government declared that the British government declared that the aim the aim is the aim is to move towards the aim is to move towards a gradual shift of power from the British to the Indians, ठीक है। That is to establish a inclusive more inclusive and representative go- uh, government in British India, while still maintaining British ultimate British control, ठीक है। तो ये था एम, ये डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही कि अल्टीमेट एम क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि हाँ, इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट सेटअप करना, उसके तरफ जाना, ये एम है। कब होगा नहीं पता, लेकिन कभी होगा, ठीक है। हो सकता है ग्रेजुअल शिफ्ट है, मतलब 50 साल, 60 साल, ठीक है, जब भी हो। ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि हाँ अगले 20 सालों में ये हो जाएगा, अगले 30 सालों में हो जाएगा, नहीं दिया गया था, ठीक है। कहा गया था बस एक ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, लेकिन होगा, कभी होगा। क्या क्या दिया जाएगा कि मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियंस। लेकिन जो अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट कंट्रोल किनके पास रहेगा? ब्रिटिश के पास, ठीक है। यही था इनका खेल कि ग्रेजुअली करेंगे, मतलब मान लीजिए कि इंडिया का 1947 में आज़ाद नहीं होता, तो मान लीजिए कि 1960s में कभी भी या 1970s में इंडियंस इंडियंस के हाथों में पावर तो दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग रहेंगे क्या? ब्रिटिश कॉलोनी।
ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि कनाडा है आज के डेट में, वैसा टाइप का होता, ठीक है? तो ये मतलब डोमिनियन स्टेटस टाइप का होता, शायद उससे इंफीरियर ही रहते हम लोग, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस भी बहुत आसानी से मिल गया वहाँ पर जहाँ पर व्हाइट पॉपुलेशन था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर। लेकिन हम लोगों को थोड़ा इंफीरियर आँखों से वो लोग देखते थे, तो हम लोगों को कुछ इंफीरियर ही मिलता। हम लोगों को एकदम प्रॉपर डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता। और लास्ट तक अगर आप देखें, तो वो लोग इंडिपेंडेंस के खिलाफ ही थे। ठीक है, लास्ट तक अगर आप देखें तो वो लोग इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे और 1935 वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, लेकिन फिर भी सेंट्रल में ऑटोनॉमी नहीं दिया गया था। अगर आप पूरा जो कैबिनेट मिशन वगैरह, प्लान्स वगैरह, वेवल प्लान वगैरह सब देखें, वहाँ पर भी कमांडर इन चीफ, वाइसरॉय तो चलिए वो तो बाहर का ही है, कमांडर इन चीफ जो आर्मी को कंट्रोल, वो भी ब्रिटिश ही होगा। तो ये सब कंट्रोल था। लेकिन कनाडा में अगर आप देखें तो कनाडा में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है और पूरा जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह सब कुछ जो है आर्मी को कंट्रोल करता है, जो कनाडियन आर्मी को कंट्रोल वगैरह सब कुछ कनाडियन गवर्नमेंट करता है। ब्रिटिश मोनार्की और ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन कनाडियन पॉलिटिक्स और इन कनाडियन गवर्नेंस। लेकिन ये बात इंडिया के लिए वो लोग तब भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे जब वो सब बातचीत चल रही थी, वेवल प्लान वगैरह-वगैरह। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है? कि वो हम लोगों को हमेशा एक इंफीरियर स्टेटस में ही देखना चाहते थे। आज भी यही है, आज भी यही ट्रू है, ठीक है? व्हाइट्स हमेशा अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड मानते हैं हमेशा, ठीक है? चलिए, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये था उनका चाल, ठीक है? तो अभी आते हैं प्रोविज़न्स पे, आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक और जो पॉइंट है बैकग्राउंड में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं। वो है वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट। ठीक है, वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद प्रोविजंस में आएँगे। तो वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट है, देखिए जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो लोग उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, है ना? ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया था, यहाँ से वो सोल्जर्स भेजे गए थे वर्ल्ड वॉर 1, जो कि हमारी लड़ाई नहीं थी, वो एक यूरोपियन वॉर था। लेकिन हम लोगों को ज़ोर-ज़बरदस्ती करके वहाँ पर भेजा गया क्योंकि हम लोग एक दूसरे देश के गुलाम थे। तो हम हमारे यहाँ के सोल्जर्स मारे गए थे, हमारे यहाँ के सोल्जर्स की जो फैमिली है, वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किया, है ना? ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया। क्यों किया? क्योंकि यूरोप में आप लोग एक हेजेमोनिस्टिक वॉर लड़ाई कर रहे थे, ठीक है? तो एक बार लिख लेते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 टू 1918 इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड द डिमांड्स of home rule or self-governance as Indians sought concessions for their support in the war. ठीक है? तो वॉर में क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन दिया था, तो इसके लिए और ये कांग्रेस भी सोच रहे थे कि उनको होम रूल या थोड़ा इंफीरियर होम रूल हो सकता है, मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले उन्हें मिला क्या? धोखा, ठीक है? तो ये जो भी था, ये मॉन्टेक्चल्स-फोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब धोखा ही था। हम लोग देखेंगे बाद में क्यों था। ओके। सो इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में क्या हुआ? हमारे देश में इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गया, बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है? बहुत लोग मारे गए थे। तो उनके फैमिलीज़ के लिए हार्डशिप हो गया, कमाने वाला चला गया, ठीक है? अब ब्रिटिश सरकार क्या देगी, नहीं देगी, पता नहीं। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स high casualties among Indian soldiers further fueled the demand for self rule. ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए,
क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइसरॉय ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सो वाइसरॉयज डिक्लेरेशन ऑफ अ ग्रेजुअल development of self-governing institutions in India through constitutional reforms further क्या लिख सकते हैं, हाँ, through constitutional reforms further fueled या further, ठीक है, fueled the need for a constitutional या further fuel the need for reforms या for Government of India Act 1919। तो क्योंकि उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम लोग ग्रेजुअली जाएंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ इन इंडिया और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। तो अब क्या हुआ, तो ऐसे तो आप इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये लोगों में भी एक आशा, एक अनरेस्ट की तरह, मतलब लोगों को शांत करने के लिए कहा गया था। लेकिन लोग भी क्या सोच रहे हैं कि हाँ, अब अभी हम और डिमांड करते हैं सेल्फ गवर्नेंस, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। सो प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविजंस अभी देख लेते हैं, ठीक है, आराम से प्रोविजंस देखेंगे। तो पहला जो प्रोविजंस है, हम लोग क्लब कर लेते हैं, ठीक है। प्रोविजंस को ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, 3 ब्रांचेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ब्रांचेस में पढ़ेंगे, टॉप हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज किया गया वो देखेंगे, फिर देखेंगे लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया गया, फिर देखेंगे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या स्ट्रक्चर था, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये 4। ओके, पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर देखते हैं फिर। एग्जीक्यूटिव में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है। ओके, सो दिस एक्ट established the concept of diarchy। इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, in which the powers were divided between the British and the Indian ministers, ठीक है। तो ब्रिटिश और इंडियन मिनिस्टर्स के बीच में पावर डिवाइड किया गया। तो जो अथॉरिटी, जो पावर इंडियंस संभाल रहे थे, उनको नाम दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और जो ब्रिटिश कंटिन्यू कर रहे थे संभालना, उनको नाम दिया गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, याद रहेगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, जो इंडियंस संभालेंगे वो क्या थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो ब्रिटिश संभालेंगे वो क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या होगा, आप खुद ही गेस कर सकते हैं, जिसमें उतना पावर नहीं होगा, जिसमें बस वेलफेयर 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 के लिए देखा जाएगा, तो वो सब कौन संभालेंगे, इंडियंस। तो जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी मत सोचिएगा। सारे डिपार्टमेंट, सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं तो ये पनिशमेंट पोस्टिंग ये सब कंसेप्ट में भी बिलीव नहीं करता हूँ कि आपको इस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं। अगर वो डिपार्टमेंट खराब है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कीजिए, ठीक है? उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उस डिपार्टमेंट को ऐसा बना दीजिए कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग फिर रही ना, वो एक प्लम पोस्टिंग हो जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ब्रिटिशर्स के नज़रिए से आप सोचिए कि इसमें पावर नहीं है, इसमें बस वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? इसमें बस वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स जो पैसा देंगे, वो बस खर्च करना है आपको, बस इतना ही है। बजट वगैरह सब वो लोग पास करेंगे, ठीक है? टैक्सेशन, बजटिंग सब, फाइनेंस सब उनके पास है। लॉ एनफोर्समेंट, पुलिसिंग वगैरह सब उनके पास है। आपको बस बजट पास किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपके लिए 1 लाख रुपए है। अब आप सोचिए कि 1 लाख रुपए का आपको क्या करना है, ये है, ठीक है? तो आपको ये नहीं मिल रहा है पावर कि आप खुद से डिसाइड करें, नहीं एजुकेशन में मुझे बजट चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत मास स्केल इलिटरेसी है, तो मुझे एजुकेशन में 1 लाख नहीं 5 लाख चाहिए। वो आपके बस में नहीं है। वो लोग पैसा देंगे, आप लोगों को जैसे खर्च करना है कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया सिस्टम। सो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देख रहे हो ना? तो सारे वो वाले हैं जिसमें पावर नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे ना तो मिनिस्टर्स का रैंक होता है, हालाँकि मैं वो सब भी नहीं मानता हूँ मिनिस्टर्स का रैंक। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है? या मिनिस्टर फॉर डिफेंस, और फिर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? तो ऐसे करके ये होता है पावर स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी हो जाता है ना? उसके बाद आते हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। तो एक आध अगर, हाँ, फिर रेलवे मिनिस्टर मान लीजिए, ठीक है? तो ये सब कुछ पावरफुल होता है। आज के डेट में इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ये भी बहुत पावरफुल है, ठीक है? तो ये सारे पावरफुल हैं, ओके? तो पावरफुल है मतलब क्या है कि सिर्फ़ यही लोग काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग वो सँभालते हैं जिसके कारण से बाकी सब कोई अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है? बहुत पावरफुल पोज़ीशन, जैसे डिफेंस अगर सोचिए, तो पूरा जो सैन्य स्ट्रक्चर है वो इसके पास है, वो इस मिनिस्टर के पास है। होम मिनिस्टर पूरा जो पुलिस सिस्टम है, लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज़ है लाइक ईडी, सीबीआई वगैरह, ये सब इनके पास है। पूरे देश में इंटरनल जो भी व्यवस्था है, ये पूरा विदेश नीति सँभालते हैं, स्पाई एजेंसीज़ वगैरह सब कुछ इनके हाथ में है, ठीक है ना? फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश का फाइनेंस सँभालते हैं, तो बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है? तो पोस्ट पावरफुल है, बस यही है। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या वो इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो है इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन पावर नहीं है, ठीक है? उनके पास पावर कम है। अभी तो फिर भी ऐसा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री अपना बजट का एक पेश करती है। मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री बोलेगी कि मुझे 20,000 करोड़ चाहिए, ठीक है? किसी एक स्कीम के लिए, या मान लीजिए पब्लिक हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करने के लिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकती है कि 20,000 करोड़ तो है नहीं मेरे पास, तो 18,000 करोड़ ले लीजिए, 15,000 करोड़ ले लीजिए, तो ये बार्गेनिंग ये सब कुछ चलता है। लेकिन तब तो ऐसा भी नहीं था, तब जो ब्रिटिशर्स थमा दें आपके हाथ में, वही आपका हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी था। तो एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें डायरेक्ट पीपल डीलिंग है, ओके? व्हिच हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स डेली लाइव्स, ठीक है? नेक्स्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में फाइनेंस, लॉ एनफोर्समेंट मतलब पुलिस, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ, ओके? रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, द गवर्नर्स the governors retained considerable power, okay, considerable power, including the right to veto, including the right to veto decisions and issue ordinances, ठीक है? तो जो गवर्नर है
वो क्या कर सकते हैं, वो वीटो कर सकते हैं कोई भी डिसीजन एंड इश्यू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, एंड इश्यू ऑर्डिनेंसेस। ओके, तो ये किया गया। ऑब्वियसली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डायरकी का, ये बहुत हद तक, काफ़ी हद तक, या लगभग 90% फेलियर ही था, ठीक है? इससे खराब जो चीज़ कभी नहीं हुई, ठीक है? तो ऐसा था, इससे ना तो ब्रिटिशर्स जो थे वो खुश थे, ना ही इंडियंस खुश हुए, ठीक है? तो पूरा पासा ही उल्टा हो गया। जो भी है, नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कैन इंटरवीन in reserved subjects in reserved subjects but not in transferred subjects, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत कॉमन है, सबको हर जगह मिल जाएगा ये सारे पॉइंट्स, आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा समझा के बोल रहा हूँ, बस यही है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई कोर्स वगैरह चाहिए, ठीक है? मैं तो इसमें मानता नहीं हूँ। अ, थोड़ा अगर आप धैर्य से पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, तो आप कहीं से पढ़ के भी ये सब खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर कोई समझा दे, कोई उसको थोड़ा बोल दे, डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दे, तो इसीलिए मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं मतलब ये जो लाखों रुपए जो ये लिया जाता है ना, मैं एकदम इसके खिलाफ हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और दिल्ली में अगर आप जाके पढ़ेंगे तो जो कंडीशन आपको मिलेगा, इतना रेंट, इतना खाने का कॉस्ट, ये वगैरह, इतना अनहाइजीनिक कंडीशन, इतना अ, मतलब इतना जो कंजेस्टेड, इतना छोटा रूम मिलेगा आपको, सब कुछ बहुत खराब है। इससे अच्छा है कि आप घर के कम्फर्ट से अगर आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, अगर आप को ये लगता है कि आपके पास फिर वो नेटवर्क, वो ग्रुप नहीं मिलेगा आपको कि आप डिस्कस कर सकें, तो आप लोग मुझसे जुड़िए। मैं एक टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, कहीं पर भी एक ग्रुप मैं बना दूँगा, ठीक है? जहाँ पर आप सभी लोग, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको डिस्कशन करने का, प्रॉब्लम्स जो भी है आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, या प्रिपरेशन रिगार्डिंग, तो वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, तो सभी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं भी वहाँ पर एक्टिव रहूँगा, तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ सलाह, टिप्स मैं देता रहूँगा, ठीक है ना? तो अभी के लिए यहाँ पर फिर से रिटर्न आते हैं, ठीक है? सो कैन इंटरवीन इन रिजर्व सब्जेक्ट्स बट नॉट इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो मतलब क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय, तो ये इंटरवीन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वही ब्रिटिशर्स को अलाउ है। बाकी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियंस को दे दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ पर ये इंटरवीन नहीं कर सकते, ओके? नेक्स्ट, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव में, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुआ? देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल जनरल और वाइसरॉय, इनके पावर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सो द गवर्नर जनरल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, द गवर्नर जनरल कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड रिजर्व्ड subjects. So Governor General could restore budget cuts, approve rejected bills, and issue ordinances. देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा? ताकि कंट्रोल इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहे। समझे? मतलब देखिए, एक गाड़ी है, उसके लिए एक ब्रेक दे दिया है। मतलब अभी क्या हुआ है कि लेजिस्लेचर में जो इंडियंस हैं, उनको, मतलब इंडियंस नहीं, मतलब जो इलेक्शन के तहत मेजॉरिटी आएँगे, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है? अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में अगर कुछ अ, और भी आ गए तो अलग बात है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड होंगे, मतलब मेजॉरिटी जो है वो इलेक्शन के थ्रू आएँगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएँगे, वो हम देखेंगे बाद में, जब हम लेजिस्लेचर देखेंगे, अभी हम एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं। तो
अब क्या हो सकता है कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बजट पास करने की कोशिश करे, वो लेजिस्लेचर में कुछ कट्स वगैरह कट मोशन ला सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, कुछ बिल्स को रिजेक्ट कर सकती है ना? तो अब ये पावर दे दिया गया वाइसरॉय को या गवर्नर जनरल को कि आप अगर बजट में कुछ कट हो गया होगा, बजट में कुछ इधर-उधर हो गया होगा, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिजेक्टेड अगर कोई बिल रिजेक्ट कर दिया लेजिस्लेचर ने, तो आप उसको फिर से अप्रूव करा सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर सकते हैं। मतलब फाइनल पावर तो इनके पास है, मतलब इनके मन-मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है? तो लेजिस्लेचर में जो पावर दिया गया है कि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वगैरह-वगैरह, ये बस दिखावा हो गया। ठीक है? तो आप समझिए कि क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि 1919 में बहुत कुछ अच्छा मिला है। ठीक है? तो जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी है, उनको लगा कि बहुत अच्छा है, तो वो और छोड़ दिए फिर। ठीक है? मतलब जो नेशनल मूवमेंट है, फिर उन्होंने अपना एक अलग सा पार्टी बना दिया। तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था। हर जगह मतलब गाड़ी चल रहा है और उसमें ब्रेक्स दिए गए हैं कि लेजिस्लेचर को फुल हैंड नहीं दिया गया, वाइसरॉय उसको पलट सकता है। लेजिस्लेचर के किसी भी डिसीजन को वाइसरॉय पलट सकता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को ही पता है कि जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आने वाले हैं। तो इंडियंस के हाथों में अगर पावर चला गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वाइसरॉय को ये पावर दे दिया गया। नेक्स्ट, वाइसरॉय वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर क्या होने वाला है? ठीक है? वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर 8 मेंबर्स हुआ अभी। ठीक है? तो 8 मेंबर्स, आउट ऑफ दिस out of this, three members three members were to be Indians. Were to be Indians. ठीक है? Were to be Indians. लेकिन इनके पास पावर बहुत कम दिया था, बहुत कम था। ठीक है? की एरियाज लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन। मैंने अभी भी कहा था कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए तभी भी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब were under the ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है? और जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको दे दिया गया था कि ठीक है आप ये पोर्टफोलियो इंडियन संभालेंगे। ठीक है? ये हुआ। ओके, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब जो पावरफुल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं है कि पब्लिक वेलफेयर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन पावरफुल पोजीशन नहीं है। ठीक है? ये याद रखिएगा, पावरफुल पोजीशन नहीं है। ठीक है? तो जितना पावरफुल पोजीशन है जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ये सब ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में ही रखा है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अभी, तो हमारा एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, अभी आते हैं फिर हम लेजिस्लेचर में। ठीक है? लेजिस्लेचर। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्दर, ऐसा कर सकते हैं, फर्दर further relaxed the centralized control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects। ठीक है? तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। मतलब मान लीजिए लिस्ट है जो अभी है ना, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वैसे ही तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। ठीक है? लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही था। However, the structure of government continued
continued to be centralized and unitary। कैसे ये बात आपको समझ में आती है? ये बात आपको कैसे समझ में आती है? देखिए, सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, तो देखिए प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर लॉस कौन बनाएगा? यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको दो लिस्ट में पहले बांटा गया, एक सेंट्रल लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट तो तभी कहा नहीं जाता था, तभी क्या कहा जाता था? सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में फिर दो चीज, एक हुआ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा हुआ आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर पावर किसको दिया गया? इंडियंस। और यहाँ पर कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, यही था। सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली वाइसरॉयज, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल। यहाँ पर कुछ डिमार्केशन नहीं था, वैसा डिवाइड नहीं था। काउंसिल, बस काउंसिल में 3 आउट ऑफ 8 इंडियंस थे जो कि उतना पावरफुल पोजीशन होल्ड नहीं करते थे। बहुत सारों को तो बस ऐसे ही रखा गया था सेरेमोनियल पोस्ट के हिसाब से, जो भी है। सो ये था पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया था। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। अब देखिए यूनिटरी कैसे समझ में आता है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, गवर्नर जनरल कंट्रोल्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स इन प्रोविंसेस। तो अभी क्या है कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, वहां पर कोई भी लॉज वगैरह आया तो इसमें भी फाइनल से किनके हाथ में है? वाइसरॉय के हाथ में। ठीक है, वाइसरॉय के हाथ में फाइनल से है। क्योंकि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स अभी इंडियंस को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसीलिए इन पर वाइसरॉय अभी नहीं बोल सकता, लेकिन इन पर बोल सकता है। तो पहले सोचिए, पहले ये पूरा जो था यही रिजर्व था, पूरा ही ब्रिटिश संभालते थे पहले। ठीक है, 1919 से पहले। तो पूरा जब ब्रिटिश संभालते थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा वाइसरॉय के फाइनल से पे डिपेंड करता था। अभी क्या हुआ? अभी सिर्फ ये वाला पार्ट वाइसरॉय के फाइनल से पर डिपेंड करता है। वाइसरॉय का जो अंतिम विचार होगा, वाइसरॉय अगर चाहे तो कुछ भी इधर-उधर कर सकता है। रिजर्व सब्जेक्ट्स में कोई भी लॉ आया, कोई भी स्कीम आया, कुछ भी आया, तो उसमें वाइसरॉय का फाइनल से है। पहले क्या था? पूरे में था, अभी रिजर्व सब्जेक्ट्स में, लेकिन है। ठीक है, तो कम हुआ होगा लेकिन है। ओके, तो यही है कि जो फाइनल है वो सेंट्रलाइज्ड ही हुआ ना फिर। ये सेंट्रल से अब देखिए अभी क्या होता है, अभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स है, वहां पर स्टेट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है। उनको फिर सेंट्रल से उसको परमिशन दिलाने की वगैरह की, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्टेट इंडिपेंडेंटली अपना कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का लॉ इंडिपेंडेंटली बना सकती है। ठीक है? लेकिन तब वैसा नहीं था। ओके? समझ में आ रहा होगा शायद, शायद थोड़ा बहुत मैं समझा पा रहा होऊँगा, मुझे नहीं पता। आप लोग तो कुछ कमेंट करते भी नहीं है। जो भी है, कभी कमेंट कर भी दीजिए, तो मुझे लगेगा कि थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, एनीवेज़ तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस हाँ या ना इतना बहुत तो बोल ही सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया कंट्री में, सेंट्रल सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है? सो फॉर द फर्स्ट टाइम टाइम bicameralism bicameralism and direct election direct elections were introduced in India। ठीक है, एक अच्छी चीज थी कम से कम, थोड़ा डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और बाई कैमरल मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। सो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house, जिसको हम क्या कहते हैं अभी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तभी भी वही था, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अ लोअर
हाउस, जो कि था लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है, वहां पर 60 मेंबर्स हैं। ठीक है, 60 मेंबर्स हैं, और इसमें 26 मेंबर्स were nominated by the British government, and कितना बचा 34 members were elected indirectly, तो elected by the provincial legislatures। ठीक है, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे वो आपका वोट देते थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं फिर लोअर हाउस, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस। तो लोअर हाउस में 145 मेंबर्स थे। ठीक है, जिसमें 104 मेंबर्स were elected and 41 members were nominated। ठीक है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस तो था, लेकिन इलेक्ट कौन इलेक्ट कर सकता था? सबको, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज वाज नॉट गिवन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज वाज नॉट गिवन। The electorate was largely confined to property owners and taxpayers। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनर्स और टैक्सपेयर्स थे वही सिर्फ वोट दे सकते थे, और कोई नहीं। ठीक है, और कोई नहीं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ओके, समझ में आ रहा होगा। और एक चीज अगर आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि 60 मेंबर्स में 34 मेंबर्स इलेक्टेड अपर हाउस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है ना। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पर भी 145 में 104 है इलेक्टेड, तो यहाँ पर भी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी ही है। सो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी दोनों हाउस में दे दिया गया, और प्रोविंसेस में भी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, लेकिन वहां पर डायरकी वगैरह था तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। तो ये था सिस्टम। ओके, समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट प्रोविजन देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बजट में क्या हुआ वो भी एक बार देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन अभी ला सकते हैं, और पार्ट्स, पहले क्या था पूरे बजट में वोट होगा, लेकिन पार्ट्स में नहीं, अभी पार्ट्स में भी वोट हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 75% जो बजट का है वो अनवोटेड ही रहता है। ओके, सो legislators had the authority to ask questions, supplementary questions, ये पहले से ही था, pass adjournment motions, डिस्कसिंग बजट, डिस्कसिंग बजट भी पहले से था। ठीक है, क्वेश्चंस ये सब पूछ सकते हैं बजट को रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट, वोट ऑन पार्ट्स ऑफ बजट, ये नया है, वोट ऑन पार्ट्स ऑफ बजट, पहले ये नहीं था। ठीक है, however
75% of it still remained unvoted. Okay. Next, Council of States consisted, important point, only of consisted of only male members and served for 5 years, while Central Legislative Assembly had a tenure of 3 years. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So Council of States 5 years, okay, and Central Legislative Assembly 3 years. Very easy. Okay, right. Next point. Women were granted the right to vote. Very important point. It has been asked in many exams. Many exams. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपको मतलब वुमेन को मतदान का अधिकार देता है. ठीक है, द राइट टू वोट. नॉट ऑल ऑब्वियसली, सभी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीड और जो टैक्स देते हैं वगैरह वो सब. ठीक है, सारे नहीं. ओके, नेक्स्ट. Secretary of State. Secretary of State states salary now will now be paid by the British Exchequer. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपने पैसों से. इंडिया का पैसा यूज नहीं होगा. ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट. सो नेक्स्ट देयर वाज अ प्रोविजन फॉर हाई कमिश्नर. ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ये भी एस्टेब्लिश करने का एक ये था. तो द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट created the office of high commissioner. ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया. ओके, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहां पर होगा ये? लंदन में. इन लंदन टू रिप्रेजेंट इंडियन इंडियन इंटरेस्ट्स. ठीक है, टू रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट्स एंड मैनेज रिलेशंस विथ ब्रिटेन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रोविजन जो इसमें था वो था द मॉन्टेग चेल्सफोर्ड. सो मॉन्टेग चेल्सफोर्ड reform called for a 10-year review. ठीक है, 10-year रिव्यू टाइम था, मतलब 1919. तो फिर 1929 में एक कमीशन आएगा जो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स ये सब सजेस्ट करेगा. ठीक है, तो मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म कॉल्ड फॉर अ 10-year रिव्यू which led to the formation of what? Simon Commission. Okay, Simon Commission in 1927. ओके, सो 1927 में साइमन कमीशन जो फॉर्म हुआ वो इसी के वजह से हुआ था. ओके, फिर साइमन कमीशन और बाकी जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था उन सबको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो नया 1935 एक्ट वो बना. ओके, तो ये था 1935 एक्ट का भी बैकग्राउंड. ओके, नेक्स्ट. अभी आते हैं ड्रॉबैक्स. ठीक है, थोड़ा अलग इंक से लिखेंगे. सो ड्रॉबैक्स क्या क्या लगता है आपको?
आप सोचिए, ड्रॉबैक्स ऑफ 1919 एक्ट। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया, सो नॉट, और ऐसा लिख लेते हैं, द इलेक्टोरेट was limited was limited to a privileged privileged propertied propertied group, ठीक है, propertied group of people, ओके। बहुत कम था, बहुत कम था, अराउंड 1 to 3%, बहुत कम था। वो टैक्स पेयर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज भी कितने ही लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है ना? तो उस समय सोच लीजिए। नेक्स्ट, 1919 एक्ट also supported सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रॉब्लम 1909 से शुरू हुआ था वो यहाँ पर भी है। सो 1909 एक्ट आल्सो सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, thus thus fostered communalism through separate electorate, ठीक है। नेक्स्ट, द allocation of seats in the central legislature was based on the importance of each province, such as Punjab's military importance and or Bombay's commercial importance। तो जो इस प्रोविंस से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था, उनको ज़्यादा सीटें मिल जाती थी, और जहाँ पर उनका पावर कम था, उनको कम सीटें मिलती थी, ठीक है? तो ऐसे करके मतलब यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना इंटरेस्ट देखा है कि जहाँ पर जिस प्रोविंस में उनको ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा है, ज़्यादा सपोर्ट है, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा सीट दे देते थे, ठीक है? ताकि इंडियंस को कमज़ोर रखा जाए, डिवाइडेड रखा जा सके। नेक्स्ट, और यहाँ पर भी देखिए, जो स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप है, ये भी हमेशा क्या करते थे, ये भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स ही थे। तो ये जो इलेक्टोरेट जो इलेक्ट करेंगे, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट को ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है? जो जिसको ब्रिटिश सपोर्ट करती थी, तो यही था। तो इनडायरेक्टली अपनी पावर को वो कायम रखना चाहती थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश स्टिल कंट्रोल्ड की एरियाज लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस, etc. The viceroy could veto legislations and issue ordinances, ensuring ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ठीक है? तो ब्रिटिश ही अभी भी सर्वशक्तिमान है, इसके लिए वाइसरॉय को अल्टीमेट पावर अभी भी दिया गया है। नेक्स्ट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर had no control over the viceroy and his council, ठीक है? ओवर द वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल। तो मतलब क्या है, नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, कोई गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है एट द सेंटर। एट प्रोविंसेस ऑल्सो at provinces also finance was held by the britishers which often led to conflicts with Indian ministers who hold who held transferred subjects। तो क्या था
कि देखिए जो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स था ना, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन हो गया या उस टाइप का, उसमें पैसा लगता है और पैसों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रिटिशर्स। तो इनको क्या है ना, इनडायरेक्टली उनसे माँगना पड़ेगा कि आप मुझे इतना दीजिए, मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ ये। तो वो लोग अगर कर दें कि न, वो लोग अगर कह दें कि नहीं हमारे पास नहीं है, अभी हमारा बजट नहीं है उतना कि हम इसमें इतना दें, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। ओके, समझ में आया? और अच्छी बात क्या है कि हाँ, इलेक्शन जो है मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गया सेंट्रल में, लेजिस्लेचर आ गया, प्रोविंसेस में थोड़ा ज़्यादा पावर मिला ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का, ठीक है? वुमेन को राइट मिला वोटिंग का, ठीक है? अम, ठीक है, फिर बजट में वोटिंग ऑन पार्ट्स, ठीक है? ऑन पार्ट्स, तो ये 1-2 चीज़ें हुई अच्छी, लेकिन ज़्यादातर कुछ ख़ास नहीं था इसमें। इसीलिए सारे के सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो लोग नाखुश थे इस एक्ट से और सिवाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के, जिन्होंने कहा था कि हाँ, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो धीरे-धीरे ही सही प्रोग्रेस होगा, ठीक है? तो इसके लिए वो कांग्रेस से अलग हो गए, अपना अलग-सा पार्टी बना लिया। लेकिन बाकी जो भी कांग्रेस लीडर्स थे, वो लोग इससे खुश नहीं थे, ठीक है? तो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, और ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस वाले को रिफॉर्म को कहा था कि अ सनलेस डॉन, ठीक है? किसने क्या कहा था ये पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछती है, यूपी पीसीएस और बाकी स्टेट पीसीएस भी पूछती है, ठीक है? और एनी बेसेंट ने कहा था कि ये जो है, these reforms are deemed unworthy, ठीक है? डीम्ड अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, ठीक है? सो these reforms are deemed unworthy of England to offer and India to accept, ये कही थी एनी बेसेंट जी ने, ओके? ये कहना था एर्नी बेसेंट जी का। ओके, सो इसी के साथ हमारा 1919 एक्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है? ओके। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी का तो मैंने कह ही दिया था कि वो इसके सपोर्ट में थे। और ये जो था 1919 एक्ट, ये तो फिर भी कैरेट कह सकते हैं। इसी के साथ स्टिक भी आ गया था, जो कि है राउलेट एक्ट, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में, यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है? ओके, तो आज का इतना ही रखते हैं सेशन। हमारा 1919 एक्ट ये खत्म हो गया, कंप्लीटेड, ये खत्म हो गया। अब बस 1935 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएँगे, ठीक है?